उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनरल डिब्बे की टिकट लेकर स्लीपर कोच में बैठी कुछ महिलाओं पर टीटीई के साथ हाथापाई करने के आरोप लगे। मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा से उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही दून एक्सप्रेस ट्रेन का रहा। टीटीई दिवाकर मिश्रा के मुताबिक ट्रेन के स्लीपर कोच में जनरल टिकट लेकर सफर कर रही कुछ महिला यात्रियों ने टोके जाने पर हंगामा कर दिया और सीट न छोड़ने की जिद पर अड़ गईं। टीटीई दिवाकर मिश्रा के मुताबिक उन महिलाओं ने न सिर्फ उनके साथ गाली गलौज की बल्कि उनकी शर्ट तक फाड़ दी। हंगामे के दौरान दो महिलाएं दिवाकर मिश्रा के साथ बहस करती दिखी। कुछ नहीं किया मैडम, झूठ मत बोलो। मैंने इतना पोलाइटली सबसे बोला, मैंने जनरल वाले को भी नहीं भगाया। टीटीई दिवाकर मिश्रा ने दावा किया कि हाथापाई के दौरान एक महिला ने उनकी सोने की चेन भी तोड़ दी। तुमने मेरी चैन तोड़ी? चैन चुरा रही थी। चैन छीन रहे थे। ये देखिए, ये मेरे चैन छीने थे। अभी मैं बताता हूं। हंगामा बढ़ता देख आसपास मौजूद यात्रियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन टीटीई से बहस कर रही वो महिलाएं शांति नहीं हुई। दून एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच S3 में शोर शराबा शुरू हो गया। हंगामा कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीटीई दिवाकर मिश्रा ने उनके साथ बदतमीजी से बात की। उन्होंने टीटीई पर पहले हाथ उठाने का आरोप लगाया, जबकि टीटीई दिवाकर मिश्रा के मुताबिक रेलवे के नियमों का उल्लंघन कर रही महिलाओं ने न सिर्फ उनके काम में रुकावट डाली बल्कि उनके ऊपर गर्म चाय तक फेंक दी। ये सोने की चैन चुराने के लिए ये चाय किसने फेंकी? ये चाय किसने फेंकी? इन्होंने मारा। हंगामे के दौरान एक व्यक्ति ने उन महिलाओं को समझाने बुझाने की कोशिश की, हालांकि वो उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं दिखी। अरे तो हाथ क्यों उठाया? इन्हें हाथ उठाया ना, हाथ नहीं उठाना चाहिए इनको। विवाद के बाद हंगामा कर रही महिलाओं को बाराबंकी स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि रिजर्वेशन वाले डब्बे में ट्रेन में लोग ऐसे घुस जाते हैं जैसे हक हो उनका, और लखनऊ में तो महिलाएं घुस गई। पुरुषों को तो टीटीई धकेल के भी बाहर निकाल दे, लेकिन महिलाओं की गुंडागर्दी का क्या करें? जो लोग रिजर्वेशन लेकर बैठते हैं वो बेवकूफ हैं क्या? आप महिला हो तो महिला होने का इस तरह से फायदा कैसे उठा सकते? वो कह रहे हैं टीटी ने उनके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी का इल्जाम है तो उसकी जांच हो या जो हो, उस पर टीटी पे एक्शन लो। लेकिन जो ये दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है। जनरल का टिकट लेकर स्लीपर में घुस गई, और भुगते कौन? जो नियमों का पालन करके चल रहे हैं, दूसरों की सीट पे बैठे हैं ना। महिलाओं के लिए बोलने वाले संगठन महिलाओं की गुंडागर्दी पर कहां दुबक जाते हैं? महिलाओं ने टीटी के साथ गुंडागर्दी कर दी, और ये नहीं तो क्या है? पुरुषों ने की होती तो गुंडे कहलाते वो, लेकिन महिलाओं को कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या टीटी भी महिला पुलिस लेकर चले साथ में? महिलाएं टीटी को कह रही हैं कि उनका घर परिवार नहीं है क्या? अरे उनके घर परिवार का सोचो पहले, जो नियम से रिजर्वेशन करवाकर वहां बैठे हुए हैं। ऐसे करने वालों को गुंडागर्दी कहा जाएगा, और ऐसी गुंडागर्दी करने वालों का इलाज तो तभी है जब इनकी पहचान कर इनसे पैसे वसूले जाएं। महिला होने के नाम पर छोड़ देना उन नियम से टिकट लेने वालों के साथ नाइंसाफी। 100 बात की एक बात। इधर यूपी के कानपुर में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस को एक गोदाम से 200 क्विंटल पटाखे मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी पटाखों को नष्ट कर दिया और उस गोदाम को सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने फर्जी आदेशों का इस्तेमाल कर लोगों से ठगी की घटनाओं पर चिंता जताई। करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, हरियाणा सरकार और अंबाला क्राइम यूनिट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में नशे में धुत होकर एक व्यक्ति ने जमकर उत्पात मचाया। उसने लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज की। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन के दौरान एंट्री नहीं मिलने से गुस्साई भीड़ ने बवाल कर दिया। नाराज लोगों पर स्कूल की इमारत पर पथराव करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि स्कूल के गार्ड रूम की खिड़की का शीशा टूटा मिला। हंगामे के दौरान स्कूल के बाहर वाली सड़क पर लंबा जाम लग गया, क्योंकि स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए वहां इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए कि हालात बिगड़ गए। पुलिस के मुताबिक एनुअल फंक्शन के लिए पहले ही बड़ी संख्या में बच्चों को और उनके माता पिता को स्कूल में प्रवेश दे दिया गया, लेकिन बाद में और ज्यादा भीड़ वहां पहुंच गई। लेकिन स्कूल का गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद हो जाने से गुस्साए लोगों पर स्कूल पर पथराव करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि स्कूल के गार्ड रूम की खिड़की का शीशा टूटकर बिखरा दिखाई दिया। हालांकि पुलिस ने पथराव की घटना से इनकार किया। वहां पे बना हुआ गार्ड रूम जिसका शीशा जर्जर अवस्था में था, भीड़ के दबाव की वजह से टूट के गिर गया था। करीब 1 घंटे बाद लोगों की भीड़ को स्कूल के बाहर से हटाया गया और सड़क पर लगा जैम खुलवाया गया।
इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो कारों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसा गेहूंखेड़ा कोलार इलाके में हुआ और दोनों कारों की टक्कर होते ही वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि दोनों गाड़ियां हाईवे पर बिल्कुल आमने सामने टकरा गई। सफेद रंग वाली कार तो टक्कर के बाद हवा में उछल गई। हवा में उछलने के बाद 3 बार पलटते हुए वो आगे निकल गई। टक्कर के बाद सफेद रंग वाली कार के परखचे उड़ गए, उसके पुर्जे पुर्जे सड़क पर बिखरते नजर आए। हादसे के बाद वहां सड़क के किनारे एक ढाबे पर मौजूद लोग कार सवार लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। टक्कर की वजह से दूसरी कार भी टूट फूट गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में 11वीं के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसके 5 दोस्त बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के कटनी में भीषण सड़क हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के कटनी में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा, जिनमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार हो गए। उत्तराखंड के चमोली में कंचनगंगा के पास ग्लेशियर टूट गया। कंचनगंगा की पहाड़ियों से ग्लेशियर टूटकर तेजी से नीचे आ गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुटेटी देवी मंदिर के पास जंगल में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते विकराल हो गई। लेकिन हड़कंप तब मच गया जब कुछ महिलाएं जंगल की आग में फंस गईं। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। इधर मध्य प्रदेश में रतलाम के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने 2 पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। वो व्यक्ति अपने पिता का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन इलाज में देरी होने की वजह से वो डॉक्टरों पर भड़क गए और वहां हंगामा शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत वहां पे 2 पुलिस वाले पहुंच गए, लेकिन बवाल तब हो गया जब उस व्यक्ति ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिला अस्पताल के अंदर वो व्यक्ति एक पुलिस वाले को कॉलर से पकड़कर मुक्के मारते नजर आए। तभी वहां एक दूसरा जवान पहुंच गया और वो मारपीट कर रहे उस व्यक्ति से अपने साथी को छुड़ाने में जुट गया। ये सब दारू के नशे में है। इस दौरान अस्पताल के अंदर कई लोग भी नजर आए, लेकिन किसी ने भी मारपीट कर रहे उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने मोबाइल फोन से मारपीट की घटना का वीडियो बनाते रहे। इसी वजह से जिला अस्पताल के अंदर काफी देर तक बवाल होता रहा। दावा किया गया कि पुलिस कर्मियों से मारपीट करने वाले वो व्यक्ति शराब के नशे में थे और जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उनसे उलझ गए। उसी दौरान उस व्यक्ति ने पुलिस के एक जवान को पीछे से शर्ट पकड़कर जोर से खींच दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। हंगामा बढ़ने के बाद वहां पुलिस के कई जवान पहुंच गए। वो लोग भी बीच बचाव में जुट गए, लेकिन एक बार फिर उस व्यक्ति ने एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर मध्य प्रदेश के हरदा में सालों तक सरकारी राशन हड़पने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप लगा कि वहां गरीब परिवारों को बांटने के लिए लाए जा रहे राशन को लंबे वक्त से कई ऐसे लोग भी ले रहे थे जो लाखों रुपए कमाते हैं। मतलब सरकारी राशन लाया जा रहा था गरीब परिवारों को देने के लिए, लेकिन कई रईस और मोटी कमाई वाले भी राशन लिए जा रहे थे। केवाईसी वेरिफिकेशन के दौरान हुई जांच में यह बात सामने आई। अकेले हरदा में 903 लोग ऐसे थे जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सरकारी राशन ले रहे थे। उनमें कई लोग तो ऐसे थे जो साल में लाखों रुपए का टैक्स जमा करते हैं। सभी लोगों को नोटिस दे चुके हैं और सभी की हमने पेशियां भी कर ली है। इन लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल बताए गए, जिनका अपना खुद का क्लिनिक भी है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी थे जिनकी खुद की दुकानें तक हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली में रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस विभाग की टीम ने फायर विभाग के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि फायर विभाग के वो कर्मचारी स्कूलों, कॉलेजों और दुकानों के लिए एनओसी जारी करने के नाम पर रिश्वत लेने में जुटे थे। इसकी शिकायत मिलने पर विजिलेंस विभाग की टीम फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई और रिश्वत लेने के आरोप में उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। चंदौली में फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर में मौजूद उस कर्मचारी को विजिलेंस विभाग की टीम ने पकड़ा। इस दौरान टीम के लोग वहां रखे एक ड्रॉअर की तलाशी लेते भी नजर आए। कुछ देर में उन्होंने उस ड्रॉअर से एक पैकेट निकाल लिया। यही है ना? पकड़ लीजिए नहीं तो। विजिलेंस विभाग की टीम आरोपी कर्मचारी को फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर से बाहर ले जाती दिखी। इस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद बाकी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।
और आरोप लगा कि कई कर्मचारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगा कि उस कर्मचारी ने विजिलेंस विभाग की टीम की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इसके बाद विजिलेंस विभाग के अधिकारी भी उनके पीछे दौड़ पड़े और फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर परिसर से उस कर्मचारी को बाहर जाने से रोक दिया। विजिलेंस विभाग की टीम के लोगों ने उस कर्मचारी को चारों तरफ से घेरा और उन्हें पकड़कर गाड़ी में बिठाया। धक्का दे दिया क्या आपको? चंदौली में ऑनलाइन आवेदन करने वाले एक व्यक्ति ने फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर में मौजूद उस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की थी। सीएफओ कार्यालय में हमारी मौजूदगी और यहाँ के एक मुंशी जिनका नाम राजकमल बताया जा रहा है, उनको पुलिस ने उठाया है, विजिलेंस टीम ने उठाया है। इस मामले में विजिलेंस विभाग की टीम ने एक्शन लिया और आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर वाराणसी ले गई। उधर नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनी NHIDCL के एक अधिकारी के दिल्ली और बेंगलुरु में मौजूद उनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। पूर्वोत्तर और सरहद के पास वाले इलाकों में NHIDCL नेशनल हाईवे बनाने का काम करती है। NHIDCL के अधिकारी मैसनाम रितेन कुमार सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में 14 अक्टूबर को सीबीआई ने गुवाहाटी से गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने गुवाहाटी और मणिपुर की राजधानी इंफाल में छापेमारी की। इसके साथ ही बेंगलुरु समेत दिल्ली NCR में भी छापेमारी की गई। इस छापेमारी में NHIDCL के अधिकारी मैसनाम रितेन कुमार सिंह और उनके परिवार के नाम पर अकूत संपत्ति के दस्तावेज बरामद होने का दावा किया गया। सीबीआई की टीम के मुताबिक छापेमारी में दिल्ली NCR समेत कई शहरों में 9 लग्जरी फ्लैट, 1 प्रीमियम ऑफिस स्पेस और 3 रेजिडेंशियल प्लॉट मिले। सीबीआई के मुताबिक इन संपत्तियों की कीमत दस्तावेजों में कम दिखाई गई, लेकिन इनकी कीमत कई गुना ज्यादा बताई गई। उधर चंडीगढ़ में सीबीआई की टीम ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बंगले से 7.5 करोड़ रुपए कैश और करीब 2.5 किलो सोने के गहने बरामद किए। इसके अलावा बंगले से 50 से ज्यादा प्रॉपर्टियों के दस्तावेज, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घड़ियों समेत कई चीजें मिली। एक रोज पहले सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को एक कारोबारी से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़ में मौजूद उनके बंगले पर छापा मारा। बंगले में घुसते ही सीबीआई के अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बंगले से 7.5 करोड़ रुपए कैश मिला। 500 रुपए की गड्डियां, बैग और सूटकेसों में भरी हुई थी। इसके अलावा बंगले से 2.5 किलो सोने के गहने बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान सीबीआई को 26 लग्जरी गाड़ियां, 108 बोतल महंगी शराब और कई लग्जरी गाड़ियों की चाबियां मिली और तो और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलने का भी दावा किया गया। और छापेमारी में सीबीआई को बंगले से हथियार और गोलियां भी मिली। करीब 21 घंटे तक हरचरण सिंह भुल्लर के बंगले में सीबीआई की छापेमारी चली। 21 घंटे बाद में सारा सामान जब्त कर सीबीआई ऑफिस ले जाया गया। इसके बाद हरचरण सिंह भुल्लर को चंडीगढ़ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और वहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान हरचरण सिंह भुल्लर रुमाल से अपना चेहरा ढके नजर आए। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से निकलते ही मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया। पूरा इंसाफ करेगी, कोर्ट के सारे पक्ष रखेंगे। डीआईजी भुल्लर पर आरोप लगा कि उन्होंने एक केस में कार्रवाई नहीं करने के बदले में एक स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख की रिश्वत मांगी थी। 11 अक्टूबर को उस कारोबारी ने सीबीआई से उनकी शिकायत कर दी। सीबीआई ने पहले कृष्णु नाम के बिचौलिए को पकड़ा और फिर भुल्लर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की एक बात ये जो पंजाब पुलिस के डीआईजी के मकान से जो अकूत संपत्ति मिल रही है, ये किसी को दिख नहीं रही थी क्या? पूर्वोत्तर में उधर हाईवे बनाने वाले कॉर्पोरेशन के अधिकारी को गुवाहाटी में जो अरेस्ट किया गया, उनके यहां से पता नहीं कैसा कैसा खजाना निकल रहा है। ये जब कोई शिकायत करता है तब नजर में आता है अधिकारियों को कि किसी अधिकारी के पास कितनी संपत्ति है। पब्लिक को तो वैसे ही दिख जाता है, आपको क्यों नहीं दिखता? चलो, आपको करोड़ों का कैश नहीं दिखा, अंदर रखा हुआ था। आपको दर्जनों प्रॉपर्टियों के कागज नहीं दिखे, अंदर रखे हुए थे। लेकिन ये इतनी सारी गाड़ियां भी नहीं दिखती, आलीशान मकान नहीं नजर आते, अधिकारियों को कुछ नजर नहीं आता। कितनी तनख्वाह होती है डीआईजी की? 2 लाख। सब भत्ते मिलाकर कितनी हो जाती होगी? 3 लाख। हाईवे बनाने वाले कॉर्पोरेशन जैसे अधिकारियों की भी कितनी तनख्वाह होती होगी? लाखों में ही होती होगी ना, करोड़ों में तो नहीं हो सकती। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है? जैसे कि अब पता चला है कि इनके यहां अकूत संपत्ति थी। क्या समझते हैं ये अधिकारी लोग? पब्लिक को क्या समझते हो? ये तो वो अधिकारी हैं जो पकड़े गए हैं। बाकी अधिकारियों के मकान प्रॉपर्टी क्या दिखती नहीं है? हां, जरूर होते होंगे, ईमानदार अधिकारी भी होते होंगे, लेकिन इन ईमानदार अधिकारियों का नाम भी तो इन्हीं जैसे अधिकारियों की वजह से खराब है, जिनके यहां इतने नोट मिलते हैं कि नोट गिनने वाली मशीनें लगानी पड़ती हैं। अरे नेता लोग तो बदनाम है, लेकिन उनको तो फिर भी चुनाव हारने का डर हो सकता है।
उनसे तो सवाल पब्लिक पूछ भी लेती है कहीं कहीं पर। उनको तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं लोग जब वो बड़ी गाड़ियों से लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन ये अधिकारी लोग नहीं रातों रात राजे महाराजे बन जाते, रातों रात। ये कहां से आता है इनके पास इतना पैसा? सारा किसी को पता नहीं है क्या ये? लेकिन कौन बोलेगा डीआईजी को कुछ? डीआईजी वर्दी वाला पब्लिक पर कुछ भी कानून लगा दे, कौन बचाने आएगा? इनकी जांचें करने वाले भी तो अधिकारी होते हैं, किसी और विभाग के होते होंगे, लेकिन है तो वो भी अधिकारी। और ये सब ना हो तो वो नियम कौन बनाते? वो भी अधिकारी बनाते हैं। ऐसे ऐसे नियम होते हैं कि पहले तो ये लोग सिर्फ सस्पेंड होंगे, फिर जांचें चलती हैं लंबी लंबी, और ये तो खुद सरकारी लोग होते हैं, इन्होंने कच्चा काम थोड़ी कर रखा होता है। जांच के बाद कितने अधिकारियों को सजा होती है, उल्टा फिर तनख्वाहें लेकर कहीं और ड्यूटी पर आ जाते हैं, पुरानी वाली तनख्वाहें मिल जाती हैं इनको। और पब्लिक को कोई डीआईजी पकड़ ले, पब्लिक को डीआईजी पकड़ ले कुछ गलत करता हुआ, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे? ये जो डिजिटल अरेस्ट होकर लोग डर के मारे लाखों रुपए दे देते हैं, वो इसलिए ही तो दे देते हैं क्योंकि सरकारी वर्दी वालों से पब्लिक को डर लगता है। लेकिन इनको किसका डर होगा? जिसको इनको पकड़ना होता है वो अधिकारी खुद पता नहीं क्या क्या करके बैठा होता है। एक डीआईजी की कुछ दिन की न्यूज चलने से क्या बदल जाएगा? न्यूज तो यहां जज की भी चली थी कि बोरों में कैश मिला था, क्या हो गया? ये सब राजा लोग हैं, राजा लोग। और ये हंसते होंगे जब नेता लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लड़ मरते हैं ना, ये हंसते होंगे, अधिकारी हंसते होंगे कि पब्लिक भी नेताओं पर ही अपनी भड़ास निकालने में बिजी रहे। नेता एक दूसरे पर इल्जामों के पोस्टर छापते रहे और ये अधिकारी लोग नोट छापते रहे। पब्लिक के तो माथे पर छपा ही हुआ है बड़ा बड़ा। 100 बात की एक बात। उधर राजस्थान के कोटपुतली में हजारों लीटर मिलावटी सरसों तेल बरामद किया गया। राजस्थान के कोटपुतली में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने 1100 लीटर मिलावटी सरसों तेल बरामद किया। इसके अलावा 570 लीटर मिलावटी रिफाइंड ऑयल भी जब्त किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक कुत्ते के काटने की वजह से बीमार हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की अनदेखी और लापरवाही की वजह से उनकी जान गई। उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगोत्री से उत्तरकाशी तक नदी किनारे बने अवैध रिजॉर्ट और होटल के निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने इस मामले में उत्तरकाशी के डीएम को विस्तृत ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने 76 किलो मिलावटी मिठाई जब्त कर ली। इस दौरान करीब 46 किलो रंगीन चीनी भी बरामद की गई। बाद में विभाग के कर्मचारियों ने उन मिठाइयों को नष्ट करा दिया। और त्योहारों से पहले की गई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बलिया के कई इलाकों में जाकर मिठाइयों की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान एक दुकान से 76 किलो नकली मिठाई जब्त की गई। उसी जगह से 46 किलो रंगीन चीनी भी बरामद की गई। बताया गया कि चीनी में खतरनाक केमिकल मिलाया गया था। इस पर अंकुश लगाने के लिए जो खाद्य औषधि प्रशासन की हमारी टीम है, तहसील वाइज हमारे अधिकारी तैनात हैं। बाद में विभाग के कर्मचारियों ने उन नकली मिठाइयों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। इस बीच जिला प्रशासन ने इस अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के मुरैना में एक फैक्ट्री से 600 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक उसे जानकारी मिली कि एक फैक्ट्री में दूध में केमिकल मिलाकर नकली पनीर बनाया जा रहा था। इसके बाद उस फैक्ट्री में छापा मारा गया और वहां करीब 600 किलो नकली पनीर पड़ा मिला। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक उस फैक्ट्री में घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा था। उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग दूध को उबालकर उसमें केमिकल मिलाते थे और फिर उससे नकली पनीर तैयार करते थे। खाद्य विभाग की टीम ने उस पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। साथ ही उस फैक्ट्री को सील भी कर दिया गया। मौके पर 10 पेटियों में लगभग 5 कुंटल और खुला हुआ 1 कुंटल यानी कुल 6 कुंटल पनीर यहाँ पर संग्रहित पाया गया है। जानकारी के मुताबिक उस फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा नकली पनीर मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर के अलावा राजस्थान के धौलपुर में भी सप्लाई किया जा रहा था। और हरियाणा के कैथल में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घटिया क्वालिटी की मिठाई बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। वहां छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक गोदाम से 175 क्विंटल मिलावटी मिठाइयां और मावा बरामद किया। उन मिठाइयों में मरी हुई मक्खियां मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद उस गोदाम के मालिक की तलाश तेज कर दी गई, क्योंकि जिन ड्रमों में मिठाइयां रखी गई थीं उनमें सैकड़ों मधुमक्खियां तैरती नजर आईं। उस गोदाम की हालत देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि वहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली दिखी।
इसके अलावा उन मिठाइयों के ऊपर मरी हुई मक्खियों का कब्जा नजर आया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के मुताबिक उसे गोदाम में मिलावटी मिठाइयां बनाने की जानकारी मिली थी। जांच के बाद 175 क्विंटल खराब मिठाइयों और मावे को जब्त कर लिया गया, लेकिन जानकारी मिलने पर गोदाम का मालिक फरार हो गया। जो है खराब माल है वो तो हम डिस्ट्रॉय करवा देंगे। उसके बाद मालिक को हमने पार्टी बनाया है इसमें, और आगे कार्रवाई मालिक के खिलाफ ही चलेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के मुताबिक उस गोदाम के मालिक के खिलाफ पहले से ही एक मामला दर्ज है। इधर दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पेंट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच ऐसी मारपीट हो गई कि देखने वाले दंग रह गए। बताया गया कि ट्रेन में पानी के डिब्बे रखने को लेकर उन कर्मचारियों में बहस हो गई। थोड़ी देर बाद उनकी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बीच प्लेटफॉर्म पर ही एक दूसरे की जमकर पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान प्लेटफॉर्म से गुजर रहे यात्रियों के होश उड़ गए, क्योंकि उन कर्मचारियों ने एक दूसरे पर बेल्ट की बरसात कर दी। इससे उस प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। भयानक मारपीट की वजह से कुछ कर्मचारी जमीन पर गिर गए, लेकिन इसके बावजूद दूसरे कर्मचारी बेल्ट से ताबड़तोड़ हमले करते रहे। इस बीच कुछ कर्मचारी बचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन आपा खोए कर्मचारियों ने उन्हें पकड़कर मारना शुरू कर दिया। कुछ ने तो डस्टबिन तक उठाकर मारना शुरू कर दिया। हालांकि खबर मिलते ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग डंडे और डस्टबिन चलाते रहे। हालांकि कुछ देर की मारपीट के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। इस बीच दिवाली से पहले दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर ट्रैफिक जैम हो गया। दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों ने शुक्रवार की शाम को ही अपने अपने शहरों की तरफ निकलना शुरू कर दिया, और इससे दिल्ली की कई अहम सड़कें जैम हो गई। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर तो गाड़ियां रेंगती नजर आईं। वहां आने वाली या जाने वाली दोनों तरफ की सड़क पर गाड़ियां अटकी दिखाई दी। दिल्ली के आसपास के शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोग शुक्रवार की शाम को ही अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने शुरू हो गए। इससे दिल्ली की सड़कें गाड़ियों से पट गईं। इसके अलावा धनतेरस से एक दिन पहले खरीदारी के लिए निकले लोगों की वजह से भी दिल्ली में ट्रैफिक जैम हो गया। उधर बिहार के छपरा में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव नामांकन के बाद रोने लग गए। बिहार की छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के कंधे पर सिर रखकर रोने लग गए। बाद में उनका यह वीडियो जितेंद्र राय ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर की पारू विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक अशोक सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। टिकट बंटवारे में पारू सीट एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में गई थी। इसी से नाराज अशोक सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नीतीश कुमार, ललन सिंह और लवली आनंद के साथ 40 लोगों के नाम शामिल हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार के दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से नामांकन कर दिया। वो कुछ रोज पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चला दी, और इसकी वजह से उस आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद 2 पुलिसकर्मी उसे उठाकर वहां से ले जाते दिखाई दिए। उस आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक 11 अक्टूबर को एक नाबालिग के गैंगरेप की शिकायत मिली थी। पुलिस ने महज 8 घंटे में इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एक व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद एवं दूसरे को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, और इसके बाद पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक भागने के चक्कर में आरोपी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी आरोपी पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ब्लॉक प्रमुख के ड्राइवर पर आरोप लगा कि उसने शराब की एक दुकान में घुसकर वहां मारपीट की। आरोपी ड्राइवर पहले शराब की दुकान के बाहर गाली गलौज करता सुनाई दिया। इसके बाद उसने उस दुकान में लगा लोहे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया, और फिर तो शराब की उस दुकान के अंदर जमकर मारपीट हो गई। आरोपी ड्राइवर और उसके साथी उन दोनों लड़कों पर टूट पड़े। इस दौरान उन लड़कों ने मदद के लिए कुछ लोगों को बुलाने की कोशिश की, तो उस ड्राइवर ने उनका फोन छीन लिया। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर राजस्थान के सीकर में होटल के बाहर सफाई कर रहे एक कर्मचारी को कार सवार लोगों ने टक्कर मार दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। होटल के मालिक के मुताबिक हेमराज नाम के उस कर्मचारी का बिना आईडी के रूम देने की बात पर कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ, और झगड़े के अगले दिन उन लोगों ने जान से मारने के इरादे से होटल के कर्मचारी को कार से रौंदने की कोशिश की। घटना रात करीब 1:30 बजे हुई।
उस वक्त वो कर्मचारी होटल के बाहर सफाई करने में जुटा था। तभी वहां सफेद रंग की एक कार आकर रुकी। दावा किया गया कि उस कार में 3 से 4 लोग बैठे हुए थे। इसके बाद उन लोगों ने थोड़ा आगे जाकर कार को घुमा लिया। इससे पहले कि होटल के कर्मचारी कुछ समझ पाता, उन लोगों ने कार से उसे टक्कर मार दी। कार की टक्कर से वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर मध्य प्रदेश के देवास में डीजल से भरे 2 टैंकरों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आशंका जताई कि उन दोनों टैंकरों में अवैध तरीके से डीजल ट्रांसफर किया जा रहा था। इसकी वजह से दोनों टैंकरों में आग लग गई और जोरदार धमाका हो गया। वो दोनों टैंकर आग की लपटों से घिरे नजर आए। उनसे निकला धुआं आसपास के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। इसके बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। थोड़ी ही देर में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग पर काबू पाने में जुट गईं। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि वो दोनों टैंकर कबाड़ में तब्दील हो गए। वो पूरी तरह जल गए। जिस जगह पर आग लगी उसके आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक रात के वक्त अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वो टैंकर जल रहे थे। आशंका जताई गई कि उन टैंकरों में अवैध तरीके से डीजल ट्रांसफर किया जा रहा था। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। उधर घंटों तक हुई पूछताछ के बाद शबरीमला मंदिर में हुई सोने की चोरी के आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 14 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया, जहां से उन्हें 30 अक्टूबर तक के लिए एसआईटी की रिमांड पर भेज दिया गया। क्योंकि उन्नी कृष्णन पोट्टी पर शबरीमला मंदिर में सोने की चोरी करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक कोर्ट ले जाते वक्त आरोपी ने दावा किया कि उन्हें फंसाया गया है और जल्द ही असली दोषी सामने आ जाएंगे। केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि मंदिर में लगी द्वारपाल की मूर्तियों की मरम्मत के वक्त 4 किलो सोना कम कर दिया गया था। मरम्मत का काम उन्नी कृष्णन पोट्टी की ही निगरानी में किया गया था। इसी वजह से मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परत की धांधली के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे करीब 14 घंटे तक पूछताछ की गई और इसके बाद केरल के शबरीमला मंदिर में फिर से सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू किया गया। मंदिर के कई पुजारी दरवाजे पर लगी मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाते नजर आए। आरोप लगा था कि उन मूर्तियों की मरम्मत के वक्त उनसे 4 किलो सोना कम कर दिया गया था और इसके बाद एक बार फिर मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी नजर आई। एसआईटी ने दावा किया कि आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी ने मूर्तियों को स्मार्ट क्रिएशंस नाम की एक कंपनी को सौंपा था, जो उसी की थी। वहां द्वारपाल की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परत को अलग किया गया और तांबे की परत चढ़ा दी गई। ऐसे में सबरीमला मंदिर के पुजारियों ने वो परत हटाई और उन पर फिर से सोने की परत चढ़ा दी। मंदिर का प्रबंधन देखने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने दावा किया कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। इस बीच बिहार के बांका में 2 मिनट की देरी से जेडीयू उम्मीदवार का नामांकन नहीं हो सका। बिहार के बांका जिले की अमरपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी जयंत राज का नामांकन केवल 2 मिनट की देरी के कारण नहीं हो सका। जयंत राज नामांकन केंद्र पर देर से पहुंचे, इस वजह से उन्हें रोक दिया गया। हालांकि सुबह वो दोबारा नामांकन पूरा कर सकेंगे। बिहार के दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी और राज्य सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा साइकिल से नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से पर्चा भरा। नामांकन करने से पहले उन्होंने मंदिर जाकर पूजा भी की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने देश की अलग अलग एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कैश, शराब और ड्रग्स को लेकर सख्ती बरतने पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उधर केरल के कोल्लम में तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से उस मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति जमीन पर गिर गए। हालांकि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उस कार के पीछे का टायर उनके पैर पर चढ़ गया। इसके बाद कुछ लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि उस तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। वो कार सड़क पर दाईं तरफ से आती दिखी। ऐसे में उस मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो जमीन पर गिर गए। टक्कर इतनी भीषण हुई कि सड़क के किनारे लगी लोहे की बैरिकेडिंग भी टूट गई। इस बीच जमीन पर घायल व्यक्ति उठने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पीछे आने की कोशिश में कार का टायर उनके पैर पर चढ़ गया। इसके बाद सड़क पर मौजूद लोग उनकी मदद के लिए पहुंच गए और बाद में उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। उधर राजस्थान के कोटा में घटिया सामान का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे एक सरकारी स्कूल और तालाब पर बुलडोजर चला दिया गया। कोटा की सांगोद विधानसभा सीट से विधायक और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपने क्षेत्र में चल रहे सरकारी निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें शिकायत मिली कि ठेकेदार घटिया सामान इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई।
अगर ये हम नहीं आते और नहीं देखते गांव वालों का, अगर भी सब पेमेंट हो चुका होता और हो जाता है। उन्होंने वहां इकट्ठा हुई भीड़ के सामने ही उनसे सवाल जवाब किए। तो सब जगह ऐसा ही होगा, नहीं क्या है, मैंने कितने 70 तालाब के काम दिए होंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखों के सामने बुलडोजर चलवाया। जानकारी के मुताबिक वहां एक सरकारी स्कूल में बन रहे 30 कमरों में 15 कमरों का काम पूरा हो चुका था। जांच में उनमें 3 कमरे ऐसे मिले जिन्हें घटिया सामान से बनाया गया था। ऐसे में तुरंत उन कमरों को गिरवा दिया गया। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत बने तालाब के घाटों और बाउंड्री वॉल को भी तोड़वा दिया गया। इस बीच मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पार्वती नदी में फंसी एक बस को ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया गया कि बारिश और बाढ़ की वजह से पार्वती नदी पर बना पुराना पुल टूट गया था। ऐसे में वहां से गुजरने के लिए उस पुल के पास एक दूसरा अस्थायी पुल तैयार किया गया था, लेकिन वो भी पानी में डूब गया। और पानी में डूबे उस दूसरे अस्थायी पुल से गुजरने के दौरान वो बस फंस गई। बताया गया कि आसपास मौजूद लोगों ने उस बस के ड्राइवर को रास्ता पार करने से रोका, लेकिन उस बस के ड्राइवर ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने उस दूसरे पुल से रास्ता पार करने की कोशिश की और वो बस पार्वती नदी में फंस गई। इसकी जानकारी मिलने पर 2 से 3 ट्रैक्टरों की मदद से उस बस में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। इसके साथ ही उस बस को भी ट्रैक्टरों के जरिए खींचकर बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद राजगढ़ के नरसिंहगढ़ इलाके के लोगों ने पार्वती नदी पर बने उस पुराने पुल की मरम्मत कराने की मांग की। उधर हरियाणा के करनाल में एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर को तोड़कर दूसरी तरफ से जा रहे एक दूसरे ट्रक से भिड़ गया, जिससे वहां कोहराम मच गया। उस ट्रक की चपेट में चाय का ठेला भी आ गया और उसकी वजह से ठेले पर रखा गैस का सिलेंडर फट गया, जिससे वहां भयानक आग लग गई। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग की लपटों ने दोनों ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे का पता चलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने ट्रकों पर पानी की बौछार शुरू की। हादसा तब हुआ जब दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा ट्रक डिवाइडर तोड़कर एक दूसरे ट्रक से टकरा गया। एक ट्रक परली साइड से इस साइड डिवाइडर कूद गया और दूसरे ट्रक में जा टकराया। जैसे टकरा आग लग गई। इस हादसे में कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल के निधन की झूठी खबर फैलाने के आरोप में 2 छात्रों पर केस दर्ज किया गया। होलकर साइंस कॉलेज में परीक्षाएं होने वाली थीं। पुलिस के मुताबिक परीक्षाओं को रोकने के लिए उन दोनों छात्रों ने कॉलेज के फर्जी लेटर हेड पर एक फर्जी पत्र तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। और होलकर साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल के निधन की झूठी खबर फैलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि कई लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल के घर तक पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलने पर इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल ने पुलिस से शिकायत की। बीसीए 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं और इनके द्वारा ही ये किया गया है, तो फिलहाल इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाकर और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन दोनों छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके साथ ही कॉलेज प्रशासन ने उन दोनों छात्रों को 2 महीनों के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया। इस बीच मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक कंपनी की इमारत में लगी भीषण आग से दहशत मच गई। मोमबत्तियां और कांच का सामान बनाने वाली उस कंपनी की इमारत में आग लगते ही तुरंत दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन कुछ ही देर में वो इमारत आग की भयानक लपटों में घिर गई और खतरनाक लपटों के साथ काले धुएं ने वहां कब्जा कर लिया। इसी बीच बड़ी संख्या में दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार करते रहे और उनके लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस दौरान उस कंपनी की इमारत के पास लगे बिजली के तारों पर भी खतरा मंडराता रहा। बताया गया कि कई घंटों तक दमकल कर्मी कड़ी मेहनत करते रहे और इसके बाद विकराल हुई आग को बुझाया जा सका। आग लगने की यह घटना ठाणे के नवी मुंबई इलाके में हुई। गनीमत यह रही कि इसमें किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन उस इमारत में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। उधर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से होने वाली वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए। उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया ने मानस लबुशेन को टीम में जगह दी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्रों से मजदूरी करवाने का मामला सामने आया। वहां पढ़ने वाले कुछ छात्र ईंटें ढोते दिखे, छात्राएं रेत छानती नजर आईं। मामला मुरैना की पोरसा तहसील में मौजूद सरकारी स्कूल का रहा और वहां पढ़ने वाले छात्र पढ़ाई छोड़कर ईंटें ढोते दिखाई दिए। वो एक तसले में ईंट भरकर मजदूरों के पास ले जाते नजर आए। इसके अलावा स्कूल की कुछ छात्राएं चबूतरे पर खड़े होकर रेत छानती दिखी। यही नहीं, स्कूल के कुछ कर्मचारी भी ईंटें ढोने में जुटे रहे। स्कूल में मरम्मत का काम चल रहा था, वहां एक मिस्त्री नीचे बैठकर ईंटें जोड़ता दिखा।
इस दौरान छात्रों और स्कूल के कर्मचारियों को भी उसकी मदद के लिए भेज दिया गया। ये सब कुछ स्कूल टाइम में हुआ, मतलब छात्रों को क्लास में पढ़ाने के बजाय उनसे मजदूरी करवाई गई। इस बीच मध्य प्रदेश के देवास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक क्रेन से कुचले जाने की वजह से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। वो व्यक्ति अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार क्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे उनका संतुलन बिगड़ा और वो साइकिल समेत जमीन पर गिर गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उनके जमीन पर गिरते ही वो क्रेन उन्हें रौंदती हुई आगे बढ़ गई। क्रेन के पीछे का पहिया उनके शरीर को किसी खिलौने की तरह कुचल कर निकला। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। देवास जिले के हाट पिपलिया इलाके में हुई इस घटना के दौरान पुलिस की गाड़ी भी उस सड़क से गुजर रही थी। कुछ लोगों की मदद से बिना देरी किए साइकिल सवार व्यक्ति को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस बीच क्रेन का ड्राइवर पुलिस को देखकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने क्रेन जब्त कर उसकी तलाश तेज कर दी। उधर राजस्थान के जोधपुर में पेंट के गोदाम में भीषण आग लगने से दहशत फैल गई। वहां आग की लपटें इतनी तेजी से फैलनी शुरू हुई कि आसपास की इमारतों में आग लगने का डर पैदा हो गया। दमकल विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। इसके बावजूद कई घंटों तक आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि कुछ ही देर में पूरी इमारत धधकती नजर आई। उस 4 मंजिला इमारत में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की कई टीमें फौरन आग बुझाने में जुट गईं। बताया गया कि जोधपुर के देवनगर थाने के पास उस इमारत में रंग का गोदाम था। वहां रखे केमिकल की वजह से आग बढ़ती चली गई और उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। तत्काल कंट्रोल रूम को बताया गया और फायर ब्रिगेड भिजवाई गई। काफी फायर ब्रिगेड, करीबन 8-10 फायर ब्रिगेड अभी है और भी फायर ब्रिगेड आ रही है। आसमान में चारों तरफ सफेद और काले धुएं की परत बिछ गई। लगातार फैल रही आग को काबू करने में दमकल विभाग की टीम के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों तक चले अभियान के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन उस गोदाम का सारा सामान जलकर राख हो गया। उधर उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस की गाड़ी में बैठकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाली एक लड़की ने माफी मांग ली। बताया गया कि पुलिस राजस्व के काम के लिए गांव में पहुंची थी। उस नाबालिग लड़की के परिवार के मुताबिक पुलिस की गाड़ी में कोई नहीं था और उसी दौरान उस लड़की ने गाड़ी में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उस वीडियो में वो नाबालिग लड़की पुलिस की गाड़ी में बैठती नजर आई। इस दौरान वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर पोज देती भी दिखाई दी। इसके बाद वो विक्ट्री साइन भी दिखाती नजर आई। वीडियो औरैया के बेला थाना इलाके का बताया गया। वीडियो डिलीट भी कर दिया। भविष्य में कभी भी कोई गलती नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर उस वीडियो के वायरल होने के बाद उस लड़की ने उसे डिलीट कर दिया और अपनी गलती मानते हुए उसने माफी भी मांगी। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करने की बात भी उसने कही। लड़की के अलावा उसके परिवार ने भी माफी मांगी। उधर मध्य प्रदेश के धार में एक आवारा कुत्ते ने कई लोगों पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के धार में एक आवारा कुत्ते ने करीब 10 लोगों को काट लिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलने के बाद तुरंत नगर परिषद की टीम ने उस कुत्ते को पकड़ लिया, लेकिन इस घटना की वजह से इलाके के लोग प्रशासन पर भड़क गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक मगरमच्छ नदी से निकलकर सड़क पर आ गया। उसे देखकर इलाके में दहशत मच गई। वो काफी देर तक सड़क पर इधर उधर घूमता नजर आया। इधर बिहार के हाजीपुर में नामांकन के दौरान लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। सब कुछ तब हुआ जब लालगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर आदित्य कुमार नामांकन करने पहुंचे। उनके नामांकन में सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। तभी आरजेडी के सिंबल पर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला भी नामांकन के लिए वहां पहुंच गई। और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब पप्पू यादव बाहर निकले तो शिवानी शुक्ला के समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पप्पू यादव के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। ये सब कुछ तब हुआ जब लालगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर आदित्य कुमार पप्पू यादव के साथ नामांकन के लिए पहुंच गए। तभी आरजेडी के सिंबल पर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला भी नामांकन के लिए वहां पहुंच गईं। इसी वजह से दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में हिरासत से भाग रहे लूट के एक आरोपी को पुलिस कर्मियों ने पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान वो पुलिस की गाड़ी से कूद गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लूट का वो आरोपी ज्यादा देर तक भाग नहीं पाया।
वहां पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे सड़क के किनारे दौड़ते नजर आए और पुलिसकर्मियों ने कुछ ही दूरी तक पीछा करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। कई बार हथकड़ी लगी होती है तो स्लिप भी हो जाता है हाथ से, ऐसा नहीं है, कई बार हथकड़ी लगा के भी रखते हैं। वो क्या कारण थे या क्या परिस्थितियां थी तो वो हम उसमें जांच करेंगे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में बिठाकर पुलिसकर्मी लूट के उस आरोपी को जिला कोर्ट लेकर जा रहे थे। आरोप लगा कि इसी बीच रीवा के बजरंग नगर इलाके में चलती गाड़ी से कूदकर उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कुछ ही मिनटों में उसे दबोच लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मोबाइल छीनने के एक आरोपी को पकड़कर लोगों ने उसके आधे बाल मुंडवा दिए। यही नहीं, लोगों ने उसकी आधी मूंछ भी मुंडवा दी। बताया गया कि आरोपी एक लड़की का मोबाइल फोन छीनकर भाग रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद लोगों ने आरोपी को जमीन पर बैठा दिया और उसके आधे बाल और आधी मूंछ मुंडवा दी। लूटपाट की घटना से गुस्साए लोगों ने उससे माफी भी मंगवाई। अबे इधर देख, इधर देख। भीड़ से गिरा आरोपी उनकी हर बात मानता रहा। हालांकि किसी ने भी लूटपाट की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने भरोसा दिया कि लूटपाट के आरोपी को इस तरह सजा देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि आरोपी एक लड़की का मोबाइल फोन छीनकर भागने की फिराक में था। उसके साथ उसका दोस्त भी था जो भागने में सफल रहा। इधर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 13 साल के एक बच्चे को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिसमें उस बच्चे की जान चली गई। परिवार ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद कार चला रहा आदमी वहां रुका ही नहीं और फिर उसने जानबूझकर रिवर्स कर बच्चे के सिर पर कार चढ़ा दी। घटना तब हुई जब वो बच्चा पास की एक दुकान से समोसे लेने गया था, लेकिन सड़क पार करने के दौरान एक बेकाबू कार ने उसे रौंद दिया। कार की टक्कर से वो बच्चा कई फीट उछलकर दूर जा गिरा। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे के परिवार के मुताबिक टक्कर मारने के बाद कार चला रहा आदमी रुका और फिर उसने जानबूझकर रिवर्स करके बच्चे पर कार चढ़ा दी। गाड़ी वाला साथ नीचे उतरा, देखने के बाद में वो पीछे करके रिवर्स करके फिर दोबारा गाड़ी इसका गले में चढ़ा दिया। बच्चे की मौत से परिवार वाले सदमे में चले गए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार सवार की तलाश शुरू कर दी। उधर गुजरात में 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। गुजरात में बीजेपी ने 3 साल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा लगभग पूरी सरकार बदल दी। 16 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। हर्ष संघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि पहले वो गृह मंत्री थे। क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रीवा बाग को भी मंत्री बनाया गया। हरियाणा में सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों की पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर दी। अब बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपए की जगह 3,200 रुपए दिए जाएंगे। ये फैसला 1 नवंबर से लागू होगा। राहुल गांधी ने असम के कामरूप में असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। जुबिन गर्ग के स्मारक स्थल पर जाकर उन्होंने असमिया दुपट्टा और फूल अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। इधर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद पंजाब में पराली जलाने पर लगाम नहीं लग पाई। पंजाब के अलग अलग शहरों में धड़ल्ले से पराली जलाई गई। इसका असर दिल्ली समेत कई शहरों में देखा गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और सरकार की सख्ती के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं नहीं थमी। पंजाब के अमृतसर समेत कई शहरों में सड़कों के किनारे मौजूद खेतों में धड़ल्ले से पराली जलती दिखी। कई किसानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पराली काट कर रखी हुई थी, लेकिन सरकार की तरफ से उसे कोई लेने नहीं आया। 10 दिन हो गए पूरे, उन्होंने ਡੀਕਣ ਦੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਗੱਠਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। जिन जगहों पर पराली जलाई गई वहां से दम घोंट देने वाला धुआं उठता नजर आया। और अकेले पंजाब में ही पराली जलाने के 165 केस दर्ज किए जा चुके हैं। हवा की क्वालिटी के बारे में रिसर्च करने वाले कमीशन CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पंजाब में एक ही दिन में पराली जलाने के 30 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। मतलब वहां पराली जलाने की घटनाएं धड़ल्ले से हुई। हवा की क्वालिटी पर रिसर्च करने वाले कमीशन CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमृतसर में इस साल पराली जलाने के 68 मामले दर्ज किए गए, जो सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा तरनतारन, पटियाला और फिरोजपुर से भी कई केस सामने आए। पंजाब सरकार ने पराली जलाने के मामले में 85 से ज्यादा किसानों पर कार्रवाई की। उनसे 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है। और पंजाब समेत आसपास के इलाकों में जलाई जा रही यही पराली दिल्ली के लिए मुसीबत बन गई। तापमान में कमी और पराली के धुएं से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया।
क्योंकि जैसे ही पारा गिरा, दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी गिरावट आई। दिल्ली की हवा की क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर चली गई, क्योंकि पंजाब में बेधड़क जलाई जा रही पराली का धुआं दिल्ली की हवा में मिलना शुरू हो गया। इससे दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। दिवाली के त्योहार से पहले ही दिल्ली का औसत AQI 245 हो गया, जो हवा की खराब क्वालिटी को दिखाता है। दिल्ली के आनंद विहार और वजीरपुर जैसे इलाकों में तो AQI 350 के पार चला गया। मतलब वहां हवा की क्वालिटी बेहद खराब आंकी गई, जो लोगों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा कर सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक दलित परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को धमकाए जाने का आरोप लगाया। फतेहपुर के रहने वाले हरिओम वाल्मीकि की कुछ दिन पहले रायबरेली में चोर समझकर पीट कर हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने करीब आधे घंटे तक पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। बेटे को खोने के बाद सदमे में पहुंच चुके हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने राहुल गांधी को देखते ही रोना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने हरिओम वाल्मीकि के पिता को गले लगाया और ढाढ़स बंधाया। हरिओम की मां राहुल गांधी का हाथ पकड़कर रोती दिखी। राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात के बाद आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को ही दबाकर, धमकाकर घर में कैद कर दिया गया। क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। हरिओम वाल्मीकि की मौत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पूरे देश में दलितों पर अत्याचार होने का दावा किया। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद राहुल गांधी फतेहपुर से निकल गए। लेकिन राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासी घमासान भी हुआ। राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे से ठीक पहले हरिओम वाल्मीकि के भाई ने एक वीडियो जारी कर यह बयान दे दिया कि उनका परिवार इस मामले में राजनीति नहीं चाहता। हालांकि उनके इनकार करने के बाद भी राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे और पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश सरकार से हरिओम वाल्मीकि की हत्या में शामिल आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने से ठीक पहले हरिओम वाल्मीकि के भाई ने राहुल गांधी से मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए, मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। हरिओम वाल्मीकि के भाई ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार की तरफ से की गई मदद से उनका परिवार पूरी तरह संतुष्ट है। राज्य सरकार ने हरिओम की बहन और भाई को सरकारी नौकरी देने के साथ आर्थिक मदद भी दी थी। और हरिओम वाल्मीकि को पीट कर मारने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने से पहले वहां पोस्टर वॉर भी दिखी। राहुल गांधी के दौरे के विरोध में पीड़ित दलित परिवार के घर के करीब कुछ जगहों पर पोस्टर लगा दिए गए और उनको दलित समुदाय के हरिओम वाल्मीकि की मौत पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी गई। पोस्टरों पर गिद्ध बनकर मंडराते हो, नफरत फैलाने आते हो और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी जैसी बातें लिखी नजर आईं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। संघ के लोग, बीजेपी के लोग आए तो नहीं, लेकिन इस तरह का पोस्टर लगा के क्या संदेश देना चाहते? हालांकि पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी के फतेहपुर में पीड़ित परिवार के घर पहुंचने से पहले ही इन पोस्टरों को हटवा दिया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में वहां की सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई। पेरू में भ्रष्टाचार और लगातार बढ़ रहे अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई जेन जी ने की। जेन जी यानी वही साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए बच्चों को कहा जाता है, जो युवा हो चुके हैं अब। और वहां के नए राष्ट्रपति होसे जेरी के इस्तीफे की मांग करते हुए वो पुलिस से भिड़ गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। इस कार्रवाई पर प्रदर्शनकारियों का पारा और चढ़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर पुलिस वालों को ही पीटना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाले को उन्होंने घेर कर खूब पीटा और फिर लात मारकर उसे गिरा दिया। इसी तरह कई दूसरे पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान आगजनी भी की। इस वजह से राजधानी लीमा में हालात पूरी तरह बिगड़ गए और इस हिंसक प्रदर्शन में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई पुलिस वाले घायल हो गए। पेरू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई। इस बीच लोगों ने वहां के नए राष्ट्रपति को भी हटाए जाने की मांग कर दी, जिन्हें कुछ रोज पहले ही राष्ट्रपति बनाया गया था। और सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार भी उनकी समस्याएं दूर नहीं कर सकी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी लीमा में बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हिंसा को रोक नहीं पाई।
जेनजी प्रदर्शनकारियों के कारण हालात इतने बिगड़ गए कि वहां के प्रशासन ने राजधानी लीमा में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले नेपाल में भी जेनजी आंदोलन हुआ था और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी सत्ता तक गंवानी पड़ गई थी। इसी तरह के हालात पेरू में भी बन गए। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान चलाया। वो बिहार के सिवान जिले की गोरियाकोठी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेश कांत सिंह के नामांकन में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए एक रोड शो और एक जनसभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बिहार की जनता से एनडीए उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लालू परिवार, गांधी परिवार भ्रष्टाचार और घोटाले करने में इनके आपस में होड़ मची हुई है। इन लोगों ने सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं बल्कि निजी संपत्ति और अपने साधन बढ़ाने का साधन बना लिया है। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में सिलेंडर में धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से 8 लोग झुलस गए। वहां खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ और कई घर इसकी चपेट में आ गए। भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स में 484 अंकों की तेजी रही तो निफ्टी उछलकर 25,709 पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि आईटी, पीएसयू बैंक और रियल्टी इंडेक्स पर दबाव देखा गया। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 13 सैनिक घायल हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक आत्मघाती हमला एक मिलिट्री कैंप को निशाना बनाकर किया गया। खबरों के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदा एक ट्रक पाकिस्तानी सेना के कैंप की दीवार से टकरा दिया और इसके बाद तो वहां मानो तबाही मच गई। मिलिट्री कैंप के पास से धुएं का बवंडर उठता दिखा। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शक्तिशाली बम फोड़ दिया गया हो। हमले के बाद वहां से लगातार फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 13 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक यह आत्मघाती हमला पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में मीर अली मिलिट्री कैंप पर हुआ। पाकिस्तान का ये मिलिट्री कैंप अफगानिस्तान के साथ लगने वाली उसकी सीमा के नजदीक है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान को एक बार फिर धमकी दी। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यह आत्मघाती हमला उस वक्त किया जब पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान समेत अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाले कई इलाकों में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। मिलिट्री बेस पर आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया और उसने अफगानिस्तान के साथ लगने वाली अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ानी शुरू कर दी। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान सीमा की तरफ अपनी तोप भेज दी। पाकिस्तानी सेना के ट्रकों और तोपों का काफिला बलूचिस्तान प्रांत के चमन सेक्टर में हाईवे से जाता दिखा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली। क्योंकि मीर अली मिलिट्री बेस पर आत्मघाती हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटों के सीज फायर ऐलान के दौरान हुआ और माना जा रहा है इस आत्मघाती हमले ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के माथे पर शिकन ला दी। और इस सब के बीच टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने चीफ नूर वली महसूद का एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान के दावों की पोल खोलने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था तो यह दावा किया था कि उसने टीटीपी के चीफ को मार गिराया, लेकिन टीटीपी ने नूर वली महसूद का वीडियो जारी कर पाकिस्तान के इस दावे की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि टीटीपी के उस वीडियो में नूर वली महसूद आराम से घूमते फिरते दिखे, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान पर हमला कर नूर वली महसूद का काम तमाम कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के दावे के कुछ देर बाद ही टीटीपी ने इसे अफवाह बता दिया था, लेकिन पाकिस्तान यही राग अलापता रहा कि उसने टीटीपी चीफ को मार गिराया। हालांकि अब टीटीपी ने वीडियो जारी कर यह सबूत दे दिए कि नूर वली महसूद को पाकिस्तानी हमले में खरोंच तक नहीं आई। सो बात की एक बात यह कि ये नूर वली महसूद है कौन जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है? पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने नूर वली महसूद को मारने के लिए ही काबुल पर हमला किया था, लेकिन पहले नूर वली महसूद ने ऑडियो जारी किया, फिर वीडियो में ही सामने आ गया। यानी टीटीपी के सरगना ने साबित करने की कोशिश की कि वो जिंदा है, और न सिर्फ साबित करने की कोशिश की, सीधा पाकिस्तान को चुनौती दे दी। काबुल पर हमला पाकिस्तान की वायुसेना ने किया था और उनका मुख्य टारगेट था टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सबसे बड़े सरगना नूर वली महसूद को मार गिराना। क्या है यह टीटीपी? वहां लोग कहते हैं इसको पाकिस्तान तालिबान, यानी जो
अफगानिस्तान में सरकार चला रहे हैं वो है अफगान तालिबान, और ये जो पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर लड़ाके पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं वो हैं पाकिस्तान तालिबान या टीटीपी, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक का मतलब होता है आंदोलन, मूवमेंट। जैसे इमरान खान की पार्टी का नाम सुना होगा आपने, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाला दल। तो ये जो पाकिस्तान तालिबान हैं ये हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में तालिबानी आंदोलन करने वाले। और तालिबान का मतलब होता है छात्र, तालिब यानी जो शिक्षा लेता हो, और तालिब का बहुवचन होता है तालिबान। और ये छात्र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये गुट पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के इलाकों के मदरसों के छात्रों को अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए तैयार किया था, तो वो कहलाते हैं अफगान तालिबान। लेकिन ये जो पाकिस्तान में ही खड़े हो गए उसी विचारधारा को पाकिस्तान में लागू करने के लिए ये कहलाते हैं पाकिस्तान तालिबान। इन लड़ाकों को पाकिस्तान एक खतरनाक आतंकी संगठन मानता है जो पाकिस्तान की सरकार, सेना, पुलिस और आम लोगों के खिलाफ भी लगातार हमले करता रहता है। तो उनका सरगना है नूर वली महसूद, जो पाकिस्तान के लिए एक आतंकवादी है। लेकिन एक तरह से मान लीजिए कि नूर वली महसूद एक ऐसा पाकिस्तानी उग्रवादी नेता है जो हिंसा और जंग के रास्ते पाकिस्तान में शरिया हुकूमत लागू करने का मकसद लिए लड़ रहे टीटीपी का सरगना है। शुरू से ये सरगना नहीं था, टीटीपी बनाया था 2007 में बैतुल्ला महसूद ने। ये जो नाम है महसूद, ये असल में महसूद कबीले का नाम है। पश्तूनों यानी पठानों का एक कबीला है वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके में, दक्षिणी वजीरिस्तान में, जिसको महसूद कहते हैं। ये कबीले उन इलाकों में एक तरह से अपना ही राज चलाते हैं। पाकिस्तान के इस इलाके को पहले फाटा कहते थे, यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। अंग्रेजों के ज़माने से ये ऐसा इलाका रहा जहां कबीलों की ही चलती है, सरकार की नहीं चलती है। तो जब रूस वाले सोवियत संघ को अफगानिस्तान से भगाने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने जिहादी लड़ाके खड़े किए थे तो इन्हीं कबीलों के इलाकों में खड़े किए। फिर यहीं पर पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेनिंग दी और उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर जब अलकायदा ने न्यूयॉर्क में ट्विन टावर गिरा दिए थे तो अमेरिका पाकिस्तान के अड्डों से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया अफगानिस्तान ने, और ये सब लड़ाके पाकिस्तान के इसी इलाके में आकर छुप गए थे। और यहां के जो लोकल कबीलों के लोग थे वो पाकिस्तान के भी खिलाफ हो गए थे, क्योंकि विचारधारा तो इनकी भी वही कट्टर इस्लाम वाली थी। इन्होंने कहा कि ये शरिया कानून वाला इस्लाम पाकिस्तान में भी लागू करेंगे। और महसूद कबीले के बैतुल्ला महसूद ने पाकिस्तान तालिबान ही बना दिया। महसूद कबीला खासकर दक्षिणी वजीरिस्तान में सदियों से बसा हुआ है। ब्रिटिश राज के जमाने में भी महसूद कबीले के लोग कभी अंग्रेजों के काबू में नहीं आए थे। वो हथियार उठाकर लड़े, कभी किसी विदेशी शासक के काबू में नहीं आए। ये लोग हनफी संप्रदाय के सुन्नी मुसलमान हैं और सारे फैसले कबीले के हिसाब से ही होते हैं इनके यहाँ। तो जब अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया तो अलकायदा और तालिबान के बचे खुचे लड़ाके इस बॉर्डर वाले इलाके में भाग आए और छिप गए। महसूद कबीले के कई युवा जो थे, जो गरीबी और बेरोजगारी से तंग थे, वो भी इनके साथ जुड़ गए और ट्रेनिंग ली, हथियार उठा लिए। फिर 2007 में इन्होंने टीटीपी बना दिया और उसमें महसूद कबीले के लड़ाके सबसे आगे रहे। ये क्षेत्र आज भी गरीब है, स्कूल कॉलेज वगैरह वहां बहुत कम है। लड़के हथियार चलाना पहले सीखते हैं बजाय किताबों के। तो पहले तो टीटीपी को पाकिस्तान ने उतना सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन जब ये पाकिस्तान पर ही हमले करने लग गए तो पाकिस्तान ने इन पर अमेरिका के साथ ड्रोन हमले किए। बैतुल्ला महसूद को जब उन्होंने मार गिराया तो उनको लगा कि ये खत्म हो जाएगा तालिबान, ये पाकिस्तान वाला। लेकिन फिर मौलाना फजलुल्लाह और 2018 से नूर वली महसूद ने इनको दोबारा खड़ा कर दिया। नूर वली महसूद इन सबके बीच काफी पढ़ा लिखा माना जाता है। दर्जनों किताबें लिख रखी हैं नूर वली महसूद ने इस्लाम पर, इस्लामी शासन पर। नूर वली महसूद की अगुवाई में टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। नूर वली को सेना पकड़ ही नहीं पा रही। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को काफिरों की सरकार कहता है। टीटीपी काफिरों की सरकार, सेना को अपना दुश्मन मानता है। उसका मानना है वो पाकिस्तान में शरिया कानून वाली हुकूमत लागू लाने के लिए जिहाद लड़ रहा है। और ये जो पूरा फोकस दिया है नए सिरे से पाकिस्तान के तालिबान को, वो माना जाता है कि नूर वली महसूद ने ही दिया है। सारा दिमाग कहते हैं नूर वली महसूद का है, सारी प्लानिंग वो बनाता है। नूर वली महसूद 47 साल का है और कहते हैं कि बचपन से ही नूर वली महसूद को धार्मिक पढ़ाई का शौक था, लेकिन
नूर वली की पढ़ाई बीच में छूट गई थी जब वो अफगानिस्तान चला गया था अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए। तब अफगानिस्तान में अलग अलग कबीलों का आपस में युद्ध चल रहा था। ये उस समय की बात है जब तालिबान का शासन नहीं आया था, 90 के दशक में। सोवियत सेना जा चुकी थी, पाकिस्तान ने तालिबान खड़े किए थे अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए। तो नूर वली ने भी उनके साथ जाके लड़ाई की थी। नूर वली ने मज़ार शरीफ की 1997 की लड़ाई और काबुल के पास की जंगों में तब हिस्सा लिया था, लेकिन उसके पिता ने फिर सलाह दी कि पढ़ाई पूरी कर लो, तो वो वापस पाकिस्तान लौटा। 1999 में अपनी धार्मिक पढ़ाई खत्म की, मुफ्ती बन गया, मतलब इस्लाम के कानूनों का जानकार बन गया। 90 के दशक में ही उसने फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची के कई मदरसों में कुरान पढ़ा। फिर आया 9/11 का दौर। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तो 2003 में वो महसूद तालिबान नाम के एक जिहादी गुट में शामिल हो गया। एक महसूद तालिबान बन गया था। ये गुट दक्षिण वजीरिस्तान में पैदा हुआ था, महसूद कबीले में। फिर 2007 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना तो ये गुट भी उसमें मिल गया। बैतुल्ला महसूद टीटीपी का पहला सरगना बना। नूर वली बैतुल्ला का डिप्टी रहा और टीटीपी की शरिया अदालत में काजी था, यानी एक टाइप का जज था वहां पे शरिया अदालत में। इसके बाद 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की भी टीटीपी ने जिम्मेदारी ली थी और नूर वली ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि यह हत्या अमेरिका और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ थी, उनको सबक सिखाने के लिए। खैर, टीटीपी के पहले 3 सरगना बैतुल्ला, हकीमुल्ला और फजलुल्ला सब ड्रोन या दूसरे हमलों में मारे गए। नूर वली इनमें सबसे विद्वान माना जाता है। उसने कमान संभाली 2018 में। 2021 में जब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, जब अमेरिका चला गया, तो टीटीपी को और नई ताकत मिल गई। सीमा पार आना जाना और आसान हो गया, हथियार मिलने लगे। टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले और तेज कर दिए। अब यह हाल है कि पाकिस्तान की फौज को नूर वली महसूद ने घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान का इल्जाम है कि अफगान तालिबान उसको मदद दे रहे हैं, इसलिए काबुल में हमला किया था उसको मारने के लिए। लेकिन ये जिंदा होने का जो वीडियो जारी किया है नूर वली महसूद ने और पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे दी है, उसने मुनीर की सारी हेकड़ी एक तरह से निकाल कर रख दी पाकिस्तान की जनता के सामने भी। बाकी जंगें तो पाकिस्तान हारा ही हारा, ये वाली जंग तो वो अपनी ही जमीन पर हार रहा है। जो कब्रें उसने दूसरों के लिए खोदी थी, उसमें उसी के सैनिक दफन हो रहे हैं। सौभाग्य की एक बात, इधर मध्य प्रदेश के सागर में हत्या के एक आरोपी का जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी का जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी ने पीट कर एक सफाई कर्मी की हत्या कर दी थी। इस हत्या के विरोध में कई सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच शिक्षा और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इधर मुंबई पुलिस ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया।